हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया था। इस क्वेश्चंस के आंसर भी आपको सेंड किए गए, बच्चों ने होमवर्क में भी सेंड किए। इस वीडियो में अब की बच्चों ने बहुत कम होमवर्क को सेंड किया है। बच्चे ऐसा लगता है आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते भी नहीं हैं, ना ही कोई होमवर्क में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों को कई बार समझाया जा रहा है, अब कि आप लोगों का हाई स्कूल है, आप लोग ध्यान दीजिए। आपकी रेगुलर क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, तो आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखें और होमवर्क को टाइम पर सेंड करें। तो बच्चे, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। यानी धातुएं हैं वो जो जल से अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, बहुत सी धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इन सबको किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ताकि वो क्या करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। ऐसे ओपन रखने पर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यानी कि ऊष्मा, दो तरह की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा निकलती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जिसमें वो हमारी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। और हमारी जो यानी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, यानी कि हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती हैं वो उसमें एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। यानी कि वो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी नहीं, सॉरी बच्चों, उसमें हीट क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है, और इसमें हीट जो है वो निकलती है। क्लियर हुआ ना इसमें, यानी कि जो ऊष्मा है इसमें हीट निकलती है और इसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब होती, किसमें, ऊष्माशोषी में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या करती हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और इसमें अत्यधिक यानी ढेर सारी मात्रा में यानी हीट जो है वो रिलीज होती है, उत्पन्न होती है। यानी ये किस तरह की अभिक्रिया होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे सोडियम है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ हाइड्रोजन गैस, और साथ में ढेर सारी ऊष्मा यानी हीट भी दे रहा है। तो सोडियम अभिक्रिया कर रहा है ठंडे जल के साथ, और क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ओके, देखिए, मैग्नीशियम जैसी कम अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करती हैं, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः धातु तैरना प्रारंभ कर देती है। तो यानी कि जो मैग्नीशियम है वो कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करती है, धातु जो ठंडे जल के साथ धीमा रिएक्शन यानी धीमी अभिक्रिया करती है, लेकिन अगर इसका गर्म जल हो या जल वाष्प हो तो ये तेजी से अभिक्रिया करती है और क्या बना लेती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। बनी हुई हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो बची हुई धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जो और धातु का तैरना प्रारंभ कर देती है। जैसे एल्युमिनियम, अब यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ बच्चों, मैग्नीशियम प्लस जल क्या बना लेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इसी तरीके से एल्युमिनियम, जिंक और लोहा जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती और ना ही गर्म जल से, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अभी तक आपने देखा जैसे सोडियम है तो ये बहुत रिएक्टिव है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के कंपेयर में कम रिएक्टिव है, तो ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते। ये किससे अभिक्रिया करते हैं, ये गर्म जल से या जल वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये धातुएं ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया कर रही हैं और ना ही गर्म जल से। ये किससे अभिक्रिया करती हैं, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके देखिए धातुएं का ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो एल्युमिनियम यानी सॉलिड है, एस मतलब सॉलिड,
H2O गैस यानी जल वाष्प के रूप में लिया गया है इसको। H2O में अब क्या बना रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरीके से आयरन H2O यानी गैस किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिएगा सामान्य तापमान पर तांबा है, चांदी है, सोना आदि धातुएं जल से के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी ये जो धातुएं हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती, अभी आपने देखा था कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं या धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब जो धातुएं हैं और साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती, अब यही धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं। देखिए हम जानते हैं कि धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस का, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का, जिंक का, लोहे का, सब का तनु HCl से अभिक्रिया करके क्या करना है बच्चों, इसका समीकरण लिखना है। तो बच्चों अभी हम लोग देख रहे थे कि मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जो है वो क्या करता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जब हम यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती हूँ, साथ में हाइड्रोजन गैस, तो यानी मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जो है ये क्या करते हैं, जब तनु यानी डायलूट HCl से अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण, जिंक क्लोराइड और FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से तीनों समीकरण अभी हम लोगों ने देखा जो आपकी बुक में है। जैसे कि क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने वीडियो में एक सक्रियता श्रेणी देखी थी, जिसमें इसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों की ये थी बच्चों सक्रियता श्रेणी थी। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो अधिक क्रियाशील धातु है वो लिथियम थी और सबसे कम क्रियाशील धातु इसमें प्लेटिनम थी। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। तो इससे क्या होगा, तो ये जो है जो यानी कि इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती जाती है। इसको देखते हैं तो यहाँ पर है ना कि क्या कि सक्रिय जो अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती है, यानी सक्रिय धातुएं से कम सक्रिय धातुओं की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती है। यानी कि जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी धातुएं जो हैं वो अधिक सक्रिय होंगी किनके कंपेयर में, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सब के कंपेयर में ये अधिक सक्रिय होंगी। तो कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तांबा शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। कॉपर जो है वो किससे अभिक्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी सांद्र, और क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O गैस और पानी बनाता है। ठीक, यानी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और साथ में पानी बनाता है। फिर सोना और प्लैटिनम धातुएं सिर्फ अम्लराज के साथ, अम्लराज एक ऐसा जो एक्वा रेजिया है बच्चों, कोई चीज़ जिसमें नहीं घुल रही हो वो अम्लराज में घुल जाती है। तो सोना और प्लैटिनम धातुएं वो सिर्फ अम्लराज के साथ ही अभिक्रिया करती। अम्लराज किससे मिलकर बनता है, एक्वा रेजिया, जैसे इसमें 3 भाग सांद्र HCl है और 1 भाग सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती है। यानी कि ये जो अम्लराज है वो किससे मिलकर बनता है, इसमें 3 भाग सांद्र HCl होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। सोचिए कि कितना तेज होता है एसिड जो है हमारा एक्वा रेजिया, इसमें 3 भाग सांद्र HCl होता है और 1 भाग सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से ही क्रिया करती हैं। सोना और प्लेटिनम ये याद रखिएगा, ये किसके साथ अभिक्रिया करती, सिर्फ अम्लराज यानी एक्वा रेजिया के साथ।
अब है बच्चों कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें, यानी कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया, इन दोनों को आपको करके सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पर। फिर एल्युमिनियम धातुएं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अम्लराज क्या है, ये भी आप समझ गए हैं कि अम्लराज क्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने बच्चे धातुएं पढ़ी, अब आप सोचिए कि जो तरह तरह की धातुएं हैं ये कैसे प्राप्त की जाती हैं, उन्हें वातावरण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है, साथ ही उन्हें अन्य धातुओं के साथ मिश्रित कर कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि जो धातुएं हमको मिल रही हैं ये कहाँ से मिल रही हैं, कैसे इनको शुद्ध किया जाता है और किस तरीके से दूसरे धातुओं के साथ मिक्स करके इनको और अधिक आप उपयोगी बना सकते हैं, अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुएं कैसे हमको प्राप्त होती हैं। देखिए धातुएं मुख्यतः भूपटल पर उपस्थित रहती हैं। धातुएं हैं जो बच्चों वो पृथ्वी पर भूपटल पर उपस्थित रहती। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में, कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए जो अधिक सक्रिय धातु होगी, जो अधिक एक्टिव धातु होगी वो दूसरे के साथ अभिक्रिया करके संयुक्त अवस्था में होगी और जो कम एक्टिव होगी वो मुक्त अवस्था में मिलेगी। जैसे समांतर सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती, जैसे सोना, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गई, ये क्या होती है, ये कम सक्रिय होती हैं तो ये मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे सोना एवं प्लेटिनम। जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। भूपटल पर प्रकृति रूप में पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और उनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए खनिज क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भूपटल पर जो प्रकृति रूप में ठोस अकार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं ना, जिनका रासायनिक संगठन मतलब कि जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो, जो रासायनिक रूप से कैसे मिलकर बने हैं ये निश्चित हो और उनके भौतिक गुणों का आप अनुमान लगा सके, खनिज यानी मिनरल्स कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिज से किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती हैं तथा जिनमें धातुओं का निष्कर्ष कम खर्च से हो, सुविधाजनक तरीके से किया हो, ओर्स कहलाता। अब इसी में देखिएगा अयस्क और खनिज एक ही जैसे हैं लेकिन एक डिफरेंस है। देखिए अब जो ऐसे खनिज ना धातु का निष्कर्षण इन्हीं खनिज से तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा बहुत अधिक हो, ये नहीं कि उसमें अशुद्धि ढेर सारी हो, धातु की मात्रा कम हो, यानी उसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो और जिनसे धातुओं का जब आप धातु प्राप्त करें तो अधिक मात्रा में वो मेटल्स यानी आप उनसे प्राप्त कर लें, यानी वो धातुएं ले लें। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का मात्रा अधिक होती है और उनमें इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं वो कम होती हैं, तो उन्हीं धातु और जिनसे धातुओं का निष्कर्षण क्या हो, कम खर्चे में हो और सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए ढेर सारे अवसुविधाएँ हों, उनसे आप धातु का निष्कर्षण कर नहीं सकते, तो टिपिकल हो, उसकी प्रोसेस टिपिकल हो। तो इस तरीके के खनिज से जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सके, यानी उनसे आप धातुएं आसानी से प्राप्त कर सकें, जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो और जिनमें इम्प्योरिटीज़ कम हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, खनिज अयस्क कहलाते हैं, यानी ओर्स है। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। देखिए सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं धातुओं के अयस्क। देखिए अयस्क के प्रकार, पहला है ऑक्साइड, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है सल्फाइड, चौथा है सल्फेट। ठीक है, 4 तरह के अयस्क के प्रकार दिए गए हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट। तो ऑक्साइड के प्रकार में अयस्क का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कैसेराइट और ये 1, 2, 3 और 4,
यानी ये एक्स के नाम है। क्या क्या है हमारा? हेमेटाइट। तो अब दूसरा मैग्नेटाइट। अब इस एक्स का सूत्र क्या देखिए, Fe2O3, ये हमारा क्या है? हेमेटाइट। मैग्नेटाइट Fe2O3। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें आयरन की, यहाँ पर आयरन का सिंबल है Fe2O, यानी कि इस एक्स से आयरन का निष्कर्षण है। मैग्नेटाइट के एक्स से भी आयरन का निष्कर्षण है। बॉक्साइट, ये आपके छत्तीसगढ़ में जो मेन पार्ट जगह पर है, जहाँ पर बॉक्साइट जो हमारा एक्स है ये मिलता है, और इससे किसका निष्कर्षण होता है? एल्युमिनियम का। तो La2O3 इसी तरीके से कैसेराइट का है SnO2। अब ये हमारे सब ऑक्साइड हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये सब हमारे 1 2 3 4 अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा ऑक्साइड। फिर अब कार्बोनेट, जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट, ये हमारा कार्बोनेट है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर कार्बोनेट है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है। तो दूसरे एक्स का प्रकार हुआ कार्बोनेट, ठीक है। पहले एक्स का प्रकार हम लोग ने ऑक्साइड देखा, दूसरे एक्स का क्या देखा? कार्बोनेट। अब थर्ड है सल्फाइड। सल्फाइड में बच्चों आयरन पैराइड है, जैसे FeS, इसमें देखिएगा S है। सल्फाइड कॉपर पैराइड FeCuFeS2। अब जिप्सम, अब ये दोनों हमारे सल्फाइड होगा, एक सल्फेट यानी SO4, ठीक है ना। तो जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। तो 4 तरह के अभी हम लोगों ने प्रकार देखे एक्स के। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था बच्चों ऑक्साइड, यानी कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, कैसेराइड, ये सब ऑक्साइड थे एक्स के प्रकार, जिसका भी हम लोगों ने फार्मूला देखा, जैसे आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट, ये भी हमारा मैग्नेटाइट है, बॉक्साइड और कैसेराइड। अब हम नेक्स्ट कार्बोनेट एक्स पर आए थे, जिसमें कार्बोनेट है जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। सल्फाइड में हम लोग ने सल्फर लिया, जैसे आयरन पैराइट और कॉपर पैराइट CuFeS2, और सल्फेट में SO4 यानी जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। तो बच्चों इसको भी आपको होमवर्क में क्या करना है? लर्न करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर एक्स के नाम दे दिए जाते हैं और उनका आपको फार्मूला और लिखना पड़ता है। तो या फिर ऑक्साइड एक्स के एक्स के नाम बताइए, ऑक्साइड एक्स के प्रकार दे दिए जाते हैं, उसका नाम और एक्स का सूत्र लिखना पड़ता है। तो बच्चों इसको आप लोग होमवर्क में सारे एक्स का, धातु के जो एक्स हैं, इसके नाम और इसका सूत्र आपको लर्न करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज और उनका वितरण। देखिए छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। ये जो हमारा स्टेट है बच्चों छत्तीसगढ़, ये खनिज की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसमें खनिज की दृष्टि से ये एक संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। यानी छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज बता रहे हैं? 28 प्रकार के। सामरिक महत्व के खनिज टिन के एक्स का एकमात्र उत्पादक राज्य है ये। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज सारणी 4 में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आप लोग सारणी 4 में, देखिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट खनिज को बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ खनिज के नाम दिए गए हुए हैं, और जिला जहाँ खनिज पाया जाता है इसको भी आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। किस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर खनिज, जैसे हेमेटाइट है हमारा, तो जिला जहाँ ये खनिज पाया जाता है, तो जैसे दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर, कबीरधाम। तो इस तरीके से बच्चों हमको जिला जहाँ पे खनिज पाया जा रहा है वो खनिज के नाम, इसको भी हमको होमवर्क में लर्न करना है। लर्न तो करना है और साथ में दिमाग में भी आपको अच्छे से रखना है इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु कर्म यानी मेटलर्जी, ठीक है। तो ये जो है मेटलर्जी क्या है? देखिए मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण, यानी कि
जो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। तो इसको पढ़ते हैं। जैसे अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातुकर्म या मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। तो जो मेटलर्जी है यानी धातु का निष्कर्षण है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 स्टेप होते हैं यानी 3 चरण होते हैं। अयस्क का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा धातु का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो बच्चे आप लोग समझे, यानी मेटलर्जी में 3 स्टेप हैं। पहला धातु का अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, तीसरा है बच्चों धातु का शुद्धिकरण। यानी पहले आप क्या करेंगे, अयस्क को सांद्रण यानी कंसंट्रेशन करेंगे ओर्स का, फिर उससे आप धातु को निकालेंगे। उसके बाद जो धातु मिलेगी उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो फिर उस इम्प्योरिटीज़ को आप क्या करेंगे, अलग करेंगे और उससे आप प्योर मेटल्स को ऑब्टेंट यानी प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको, देखिए। भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझें। यानी कि एक ही तरह के स्टेप से आप एक ही तरह के स्टेप से जो विभिन्न विभिन्न धातु के अयस्क हैं उसके धातु को प्राप्त कर जब हम करते हैं बच्चों, तो उसके लिए अलग अलग विधि होती है। एक ही विधि से आप इसको धातु के अलग अलग धातुओं के अयस्क से धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा अयस्क का सांद्रण, क्या हम लोग पढ़ेंगे, अयस्क का सांद्रण। तो इसमें देखते हैं, देखिए, खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। जो खदान से हमको अयस्क मिलता है उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है गैंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि खनिज से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिस वही हमारी क्या कहलाती, गैंग। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना अत्यंत आवश्यक है। इससे अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी कि जब जो अयस्क है उससे ये धातु हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले इन अशुद्धियों इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण। आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ समान विधियों के बारे में जानें। तो अब इसकी प्रोसेस होगी, जो अयस्क का सांद्रण है वो किस विधि के द्वारा अलग होगा, तो इसकी कुछ विधियां होंगी, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी पहली विधि है बच्चों हमारी गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स। पहली हमारी क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये क्या है बच्चों, अयस्क के सांद्रण की फर्स्ट विधि है। जब अयस्क तथा अधात्री में आपेक्षिक घनत्वों का अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाते हैं, ठीक है ना। इस विधि में क्या करते हैं, जब घनत्व का अंतर होता है तब इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, फिर पानी की धारा के साथ उसको प्रवाहित करके हिलाते हैं, जिसमें अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती हैं। यानी कि घनत्व का अंतर क्या समझे आप, अशुद्धि और धातु का भारीपन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इसमें जो धातु होती हैं वो भारी होंगी और अशुद्धियाँ जो होंगी वो हल्की होंगी। तो भारी होने के कारण जब आप इनको बारीक पीस लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनको पानी की धारा के साथ प्रवाहित करेंगे, तो भारी चीज़ हमेशा नीचे की ओर बैठेगी और हल्की जो है वो ऊपर क्या होगी, पानी के साथ ऊपर तैरने लगेगी। जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर क्या होती है, निकल भी जाती हैं। जैसा देखिए यहाँ पर फिगर में साफ साफ दिखाया जा रहा है, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ देखिए नीचे हैं, अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण देखिए यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके घनत्व में अंतर है। अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण जो हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं और कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ ऊपर की ओर आ जाते हैं। इन दोनों के घनत्व में अंतर के कारण बच्चों जिन धातुओं के अयस्क में घनत्व में अंतर होता है उसी धातु के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। अथवा ये पानी की धारा के साथ मान लीजिए बहकर निकल ली, जैसा चित्र 3 में देखा। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए नीचे आपकी बुक में यहाँ पे लाइन में बता भी रहा है कि किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रायः कार्बोनेट के लिए तथा ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए
यानी कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। कौन से अयस्क का बच्चों? हेमेटाइट अयस्क का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग करते हैं। जिस विधि में बच्चों क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, उस विधि में उस अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को पहले बारीक पीस कर चुंबक पर चलने वाले रबड़ के पट्टे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते हुए गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो पट्टे पर चिपके रहते हैं फिर जब तक वो चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस तरह दो ढेर मिलते, एक चुंबकीय पदार्थ का, दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क यानी SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जिस अयस्क में चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ, यानी कि जिस अयस्क में जो अशुद्धि है वो चुंबक से यानी चिपकने वाली अशुद्धि है, तो उससे आप इसको अच्छे से अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बारीक पिसा हुआ अयस्क है जो चुंबक के कन्वेयर बेल्ट यानी चुंबक पे चलाया जा रहा है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या हो रहे हैं हमारे, इस तरीके से चिपक रहे हैं, यानी कि इसमें कन्वेयर बेल्ट चुंबकीय रोलर है ये। तो चुंबकीय पदार्थ क्या हो रहे हैं इधर, और अचुंबकीय पदार्थ दूसरी तरफ से गिर रहे हैं, यानी ये चुंबक है इसमें, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर, यानी कि चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं आते। अब यहाँ पर आप देखिए कि अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते हुए गिर रहे हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके हैं। जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो पट्टे पर तब तक चिपके हैं जब तक वो चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं आते। इस प्रकार दो ढेर मिल गए, एक चुंबकीय पदार्थ वाला ढेर मिला और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस उपयोग को किसमें करते हैं बच्चों हम लोग? टिन के अयस्क यानी SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए इसमें किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। इसमें जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो अचुंबकीय पदार्थ हैं, उसमें दो ढेर मिलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ का ऊर्ध्वाधर, दूसरा चुंबकीय पदार्थ का। तो इस तरीके से इसका उपयोग टिन के अयस्क जिसमें चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं उसको पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा झाग उत्प्लावन विधि। इसमें देखिएगा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें बारीक पीस लेते हैं अयस्क को और बारीक पीस कर क्या करते हैं, इस विधि में बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क के पाइन तेल में जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण झाग उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए पूरी प्रोसेस बनी हुई है, यहाँ पर दिखाई जा रही है किस तरीके से। फिर सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत जम जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण हवा के बुलबुले उसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार ये कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। ये हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये सब क्या होती हैं, अधिक नीचे की ओर बैठ जाती हैं। फिर छत्तीसगढ़ की अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। पता कीजिए इन अयस्क का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ है बच्चों, इसमें क्या है, अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। अब इन अयस्क का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है ये है। फिर देखिए सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्ण, ये विद्युत अपघटनी से है, दूसरा रासायनिक विधि द्वारा अपचयन, तीसरा प्रकृति रूप से उपस्थित। ये तीन आपके यहाँ पर दिया हुआ घटती अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक टेबल दी गई हुई है, जिसमें सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु कर्ण यानी जो मेटलर्जी आपने अभी दिया कि कैसे धातु प्राप्त करते हैं उसको दिया गया। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का बच्चों विद्युत अपघटन विधि द्वारा है। जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, कॉपर का रासायनिक विधि द्वारा अपचयन है। और सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम का प्रकृत रूप तत्व में उपस्थित है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण।
देखिए, धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा एक्स की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों के से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील हैं। ये उनके जो हैं उनके यौगिकों से उनके तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित कर धनायन और ऋण आयन होकर अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित होते हैं। अभी आपने देखा विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु कण वही है तथा धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो धातुएं हैं बच्चों, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इतनी अधिक एक्टिव होती हैं कि आप इनके यौगिकों से तत्व को इजी वे में अलग नहीं कर सकते। इनको आप ऋण आयन और धन आयन के रूप में ही, यानी कैट आयन और एन आयन के रूप में ही आप इनको अलग करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन विधि, यानी इलेक्ट्रोलिसिस। फिर है दूसरा, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। जो कुछ मध्य और निम्न तरह की क्रियाशील धातुएं हैं जैसे, और उनके ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आयक से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातुएं जैसे पारा को उनके ऑक्साइड तथा सल्फाइड अलग आयक से केवल गर्म करके ही आप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अन्य धातुओं के सल्फाइड आयक तथा कार्बोनेट को दो प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है जिससे आयक से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। तो ये बच्चों हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट आयक से ऑक्साइड में परिवर्तन। तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा पढ़ने से पहले, तभी आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारा किस तरीके से जो धातु के सल्फाइड हैं, कार्बोनेट हैं, उनको किस तरीके से एक्स में परिवर्तित किया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा रीड करिएगा, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, टाइम पे होमवर्क करिए, सेंड करिए, वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।